नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमसे बात करने के लिए बनारस लिट फेस्ट में मौजूद हैं एम्बेसडर संगीता बहादुर जी। संगीता बहादुर 1987 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पोस्टिंग पे रही हैं। फिलहाल 2022 में सेवानिवृत्त होकर के एक फुल टाइम ऑथर हैं। अभी अभी इनकी किताब आई है देवदासी, जो कि एक परंपरा थी, कुरीति भी कह सकते हैं। उस किताब के संदर्भ में भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैडम नमस्कार। आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया, देश विदेश में आपको घूमने का अनुभव रहा। देवदासी परंपरा है, उसको आपने अपने लेखन के लिए क्यों चुना? वो इसलिए कि ये एक परंपरा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, राइट। हम जब से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देवदासियां हुआ करती थी या करती हैं, अभी भी होती हैं कुछ तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश कर दिया था समवेयर इन द 1920s, उन्होंने अबॉलिश किया था, पर अभी भी परंपरा चली आ रही है। तो मुझे लगा कि अगर सब कुछ होने के बाद अभी भी चल रही है तो कुछ तो बात होगी इसमें कि हजारों साल से परंपरा चल रही है। मैंने ये सुना था कि गुप्ता डायनास्टी जब इंडिया में थी तो उस वक्त ये परंपरा बहुत स्ट्रांग थी, और जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो भी एडवांसमेंट हुआ था उस टाइम पे इंडिया का, वो शायद इसलिए भी था कि इस परंपरा की वजह से स्त्रियों को वो सम्मान, वो इज्जत दी जा रही थी, जो कि उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई। तो लेकिन अब तो आप जैसे सही कह रहे हैं कि देवदासियां, ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया कि ये तो जैसे वैश्या है, देवदासी है, कोई फर्क नहीं है, जो कि बात ऐसी थी नहीं। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था ये ट्रेडिशन, तो बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी थी उसके पीछे, बिल्कुल ही अलग सोच थी। वो ये था कि ये औरतें स्पेशल हैं, ये औरत नहीं बोलूंगी मैं, ये स्त्रियां स्पेशल हैं, क्योंकि तभी इनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, प्रिविलेज दिया जा रहा है कि आप भगवान के सामने या किसी देवी या देवता के सामने आप नृत्य के थ्रू पूजा अर्पण अपना कर सकें। और ये ऐसी स्त्रियां हुआ करती थी जिनके ऊपर किसी पुरुष का कंट्रोल नहीं था, और इसीलिए इनको हमेशा बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में विडोज का थोड़ा शुरू से ही रहा है कि भाई उनकी गलती मानी जाती है, जैसे उनकी वजह से उनके पति की डेथ हो गई, तो ये इन जो देवदासियां थी उनको हमेशा ऑस्पिशियस इसलिए माना जाता था कि वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी, क्योंकि शादी कभी होती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि परंपरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको मैं थोड़ा पीछे जाके देखूं, आज के संदर्भ में नहीं, मैं देखूं कि हिस्टोरिकली ये कैसे रही है। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। हिस्टोरिकली आपके हिसाब से एक यह पुनीत प्रथा थी जो बाद में इसमें कुरीति का रूप धारण कर लिया। जी। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था, और इसका गुनाहगार कौन है आपकी नजर में? इसके गुनाहगार सबसे पहले मैं कहूंगी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मर्द पुरुष जो हैं, क्योंकि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कोई स्त्री ऐसे कैसे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी सकती है बिना हमारे सहारे के, बिना हमारे सपोर्ट के, और वो कर सकती है जो उसको करना है, हमसे बिना पूछे या हमसे बिना कुछ परमिशन लिए। तो पहला तो मैं यही कहूंगी कि वो रिजेंटमेंट जो हर किसी के मन में नहीं होता, ये भी मैं कहती हूँ, लेकिन जो मेजॉरिटी जो हमेशा रही है, बिकॉज हमारा पेट्रियार्कल सोशल सिस्टम रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आती थी कि ये क्या है। तो उन्होंने एक तो धीरे धीरे करके उसको अपनी दुनिया में खींचना शुरू किया, और उससे भी ज़्यादा गुनहगार। और जब मुस्लिम रूलर्स आए, मुगल्स तो लास्ट में, उसके पहले भी, तो आपको पता ही है कि जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनमें जो स्त्रियों का पोजीशन जो सोचा जाता है, वो हम जो समझते थे उससे बहुत फ़र्क है। क्योंकि एक तरह से स्त्रियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन का ही दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट इस्लाम में तो जैसे कहते हैं कि स्त्री की तो आत्मा ही नहीं होती। तो ये सब बातें जब आने लगी तो और लोगों को मौका मिल गया कि अच्छा फिर तो ये इन स्त्रियों को हम क्यों ऐसे इंडिपेंडेंट रहने दें, औरतों में अकल नहीं होती, उनमें सोल नहीं होता, उनमें मतलब इस तरह की बकवास, ऑब्जेक्टिफिकेशन होने लगा। ऑब्जेक्टिफिकेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फाइनली जब ब्रिटिश आए तो उनको तो और भी कुछ नहीं पता, वो तो वहाँ से विदेश से आए थे, उनको उनके हिसाब से अगर कोई भी स्त्री पब्लिक में डांस कर रही है, जिसके साथ चाह रही है संबंध बना रही है,
हालांकि ये कभी पैसे नहीं लेती थी, कोई पेट्रन नहीं होता था इनका। उनके मन की बात थी कि अगर वो उनको कोई अच्छा लगा तो उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि आप नहीं, शादी करने की बात ही नहीं थी। तो वो अपने हिसाब से, तो इन लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं रह सकते, कोई भी स्त्री ऐसे क्यों रह सकती है, हमारी तो नहीं रहती, तो ये लोग ऐसे क्यों गए। तो उन्होंने शुरू कर दिया इसको इक्वेट करना कि ये तो वेश्याएं हैं, जो कि जिनको यहाँ इंडिया में देवदासी कहा जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा कसूर तो मैं उनका ही मानती हूँ। एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने देवदासी पे काफ़ी काम किया है, किताब आपकी आई है, देवदासी नाम से ही आई है। तो जो हमारी दर्शक जो ये इस वार्ता को सुनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो इस किताब को पढ़ें और समझें। फिलहाल जो देवदासी प्रथा, जैसा कि आप कह रही हैं, ये जिस संदर्भ में आप इसकी व्याख्या कर रही है, तो उस समय में क्या यह देवदासी प्रथा स्वतंत्रता थी या प्रताड़ना? देखिए, अगर आप मेरी बुक के हिसाब से देखेंगे तो मेरे लिए तो स्वतंत्रता ही थी। ये नारी स्वतंत्रता है। नारी स्वतंत्रता है, क्योंकि ये ऐसी स्त्रियां थी, ऐसी नारियां थी जिनको समाज से मैं कहूँगी बाहर नहीं, ऊपर माना जाता था। तो उनके जो उनका लाइफस्टाइल था, जिस तरह की फिलॉसफी वो अपनाती थी, जिस तरह का जीवन वो बिताती थी, वो जो नॉर्मल जो सोशल सेटअप में जो स्त्रियां होती हैं उनसे बहुत अलग था और उनसे बहुत ऊंचा था, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल भी होती थी, कला का बहुत ज्ञान होता था। और सबसे बड़ी बात कि ये इनकी जिंदगी स्वतंत्र होती थी, ये वो करती थी जो इनका मन होता था। और ये क्योंकि एक किसी देवता या देवी को समर्पित होती थी, तो उनका जो कहे कि जो भी वो उनके आदेश थे वो वहां से आते थे। तो वो ह्यूमन सोसाइटी में जो होता है नहीं होता था, उससे उनका उतना मतलब नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ये फिलॉसफी थी, एक तरीका था रहने का, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, आज के संदर्भ में भी बहुत कम महिलाएं हैं जो इस तरह का जीवन जी सकती हैं। जी, देवदासी के हवाले से आखिरी क्वेश्चन, देवदासी प्रथा गर्व का विषय है या शर्म का विषय है? मेरे लिए गर्व का विषय। आप मतलब आई एम श्योर बहुत से दूसरे लोग हैं जो मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस तरह की स्त्रियां अब हैं ही नहीं। और अगर बनना चाहें तो आपके रास्ते में इतने रोड़े खड़े किए जाएंगे कि आप नहीं कर सकते। कुछ थोड़ा बहुत शुरू जरूर हो रहा है, जैसे अब आज की जो यंग लड़कियां हैं, बहुत सारी डिसाइड करें कि मुझे शादी नहीं करनी, अनलेस एंड अनटिल वो बंदा जो है वो मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करे, मैं क्यों करूं? क्योंकि मैं खुश हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं क्यों अपने ऊपर ये बोझ लूं? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था, जिसको बाद में, जैसे आपने कहा, उसको बिगाड़ दिया गया, जैसे हर चीज के साथ होता है। लेकिन ये अभिशाप नहीं था, ये बहुत बड़ा वरदान था मेरे हिसाब से। जी, एम्बेसडर संगीता, अब हम देवदासी से अलग रुख करेंगे और आपके जो कैरियर की यात्रा रही है, थोड़ा हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। एम्बेसडर संगीता, आप देश विदेश में कई ओहदे पे पोस्टेड रही हैं, उसको सुशोभित किया है आपने। खासकर मैं आपके विदेशी पोस्टिंग की बात करता हूँ, दुनिया के कई सारे देशों में, जिसमें आई थिंक युगांडा है। युगांडा नहीं, मैं अफ्रीका में कभी नहीं रही, मोस्टली यूरोप में रही हूँ। और बुल्गारिया है, मैक्सिको है। हाँ। इन देशों में और उन देशों के प्रतिनिधियों से आपकी काफी बातें होती होंगी, जानते होंगे। हमारे देश से उन देशों में स्त्रियों की स्थिति कैसे अलग है? अलग इस तरह है कि ऊपर से अगर आप देखें तो लगता है कि वो ये तो बहुत एडवांस्ड हैं, वो डेट्स पे जा सकती हैं, जिससे चाहे शादी कर सकती हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग है। पर मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने देखा है, ज़्यादातर कंट्रीज में, खास करके वेस्टर्न कंट्री, यूरोप में या ऐसे देशों में, मोस्टली ये बस ऊपर का शो होता है। अच्छा। अंदर जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई मायनों में हम इंडिया में उनसे बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई स्त्री अपनी जिंदगी खुद जीना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हमारी तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। अब आप अमेरिका में देखिए ना, वो किसी को भी प्रेसिडेंट बना देंगे, कोई औरत होगी उसको नहीं बनाएंगे, राइट? तो ये सब बातें मुझे ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में तो ऐसा महसूस हुआ, यूएस में भी ऐसा ही है। बल्कि ऐसी बहुत घटनाएं मैंने सुनी जिसमें मतलब सुन के लगता है कि रियली
आप कहते हैं आप इतने एडवांस सोसाइटी हैं, ऐसे बिहेव करते हैं आप अपनी लड़कियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ। तो लेकिन ये बात भी सही है कि जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जैसे मेक्सिको में मेरी पोस्टिंग रही, तो और या मैं कई जगह जैसे ब्राज़ील वगैरह टूर्स पे गई हूँ, लोगों से मिली हूँ वगैरह, तो उसमें मुझे लगता है कि उनका सोचना काफ़ी अलग है इस बारे में। वो अलग ही तरीके से उनकी महिलाओं की पहचान होती है, और एक्चुअली उसका रीज़न शायद ये भी है, एक तो वो इस तरह की कुंठित मानसिकता उनकी कभी नहीं रही जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में लोगों की रही है, largely because of the Abrahamic religions and the tenets they propagate about women. तो इन लोग का नहीं था, because ये Mayan civilization हो या Aztec civilization, उनकी बहुत advanced thinking उस समय भी रही थी। और दूसरे जब इन लोगों ने अटैक किया, जैसे स्पेन ने या यूके ने या दूसरी पोर्चुगल वगैरह, जब वो साउथ अफ्रीका की कंट्रीज पे उन्होंने अटैक किया, उनको हरा के और उनके ऊपर कब्जा किया, तो उस टाइम औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। जैसे आप जानते हैं, कहीं भी जहाँ लड़ाई होती है या कुछ होता है तो women are the first targets, softest targets। तो इतने सारे वो क्या कहे रेप्स हुए, उनके साथ जबरदस्ती शादियां की गई। तो उनका वो जो एक हमारे मन में जैसे होता है ना कि शादी नहीं है तो बच्चा कैसे, और ये सब बातें उनके दिमाग से जा चुकी हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा है, चाहे फादर इसका कोई भी हो। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये महिलाएं उन सिविलाइजेशंस में, उन कल्चर्स में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से बहुत एडवांस्ड है। मतलब सामाजिक नैतिकता का प्रतिबंध वहाँ पर नहीं है। अच्छा। नहीं है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा। पर कई सारे मामलों में, खास करके ये जो सेक्सुअल चॉइसेस जो वुमेन की होती हैं, जो जिसको हम एथिक्स मानते हैं, है नहीं, लेकिन हम कहते हैं ओ अगर किसी लड़की ने अपने मन से शादी कर ली या बिना शादी के किसी के साथ बच्चा पैदा कर लिया है, ये सब जो हमें यहाँ पे खटकता है, उनको नहीं खटकता। Not a big deal for those countries. Not a big deal at all। तो वो बहुत इंडिपेंडेंट है। वेस्ट में भी आप देखेंगे, यूरोप में भी ये सब चलन है, लेकिन वो पता नहीं, उसमें वो हैप्पीनेस नहीं दिखती मुझे, वो जॉय नहीं दिखता। जैसे यहाँ की महिलाएं जैसे मेक्सिको में, ब्राजील में है या चिले में है, तो इन लोगों का सोचने का तरीका ही अलग है। वो इसलिए नहीं है कि भाई आई एम बीइंग वेरी एडवांस एंड वेरी मॉडर्न, इसलिए मुझे परवाह नहीं है, उनके लिए नेचुरल सी बात। तो इसका कहीं ना कहीं स्त्रियों की आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि अगर आप ना सिर्फ अपना बल्कि एक नए जीवन का भी पालन पोषण कर रहे हो, अपने बलबूते पे कर रहे हो, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, आप कैसे करोगे? तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है यहाँ भी और हर जगह कि कोई भी महिला हो, कोई भी स्त्री हो, उसका पहला मेरे ख्याल से माँ बाप का भी यही दायित्व होना चाहिए, लड़के से ज्यादा लड़की पे ध्यान दो, उसको अपने पैरों पे खड़ा कराओ, ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहे, वो उसको किसी को जवाब देने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। तो ये बहुत जरूरी है, और इस तरह की इंडिपेंडेंस के लिए तो डेफिनेटली इसके बिना हो ही नहीं सकता। भारत में इस वक्त जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से मोदी जी ने इतने सालों तक जो सारे देश में घूम के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, चीफ मिनिस्टर बनने से, तो उनको बहुत सारी ऐसी रियलिटीज पता हैं जो शायद दूसरे नेताओं को नहीं पता है, राइट? तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी जो योजनाएं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बनाई, एम्पावरमेंट के लिए, ताकि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, सोशल इंडिपेंडेंस मिल सके, उनको आराम आ सके, जैसे गैस है, घर में टॉयलेट है, ये घर में नल से जल वगैरह। तो ये किस लिए है? महिलाओं के लिए तो है ना, क्योंकि पुरुषों को तो पहले भी नहीं काम ये सब करना पड़ता था। तो अब ये औरतें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के पानी भरने जाती थी, अब आपको घर में मिल रहा है। छोटे छोटे प्रयासों से एम्पावरमेंट हो रहा है, आप कह रही हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है जो हो रहा है, पर ये स्टेज तो पहला स्टेज है। अच्छा। जो आपकी फिजिकल जरूरतें हैं पहले वो पूरी हो जाएं, उसके बाद ही आपका जो मेंटल ग्रोथ है तभी हो सकता है। मेंटल इंडिपेंडेंस है, इमोशनल इंडिपेंडेंस है, वो तभी आ सकता है। क्योंकि मैं जैसे अभी किसी को बोल रही थी कि आज के जमाने में मैंने देखा, इंक्लूडिंग माय ओन डॉटर, और उसकी उम्र की जितनी लड़कियां हैं, बहुत सी कहती कि हमें शादी नहीं करनी है अनलेस कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरी जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर सके। क्यों कह पा रही है? क्योंकि सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा कमा रही है, अपना करियर है उनका, सब कुछ, अपना घर है, सब कुछ है। तो कहती है मुझे क्यों चाहिए अनलेस कोई ऐसा बंदा मिले जिसके साथ मैं वाकई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बोलिए। क्या आप निकट भविष्य में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी?
और अगर ज्वाइन करेंगी तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? पॉलिटिकल जीवन में ऐसा कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर ये कला लिखने विखने इस सब में बिजी रही हूँ। पर ये बात सही है कि अभी फ़िलहाल जो सरकार है हमारी, मुझे उस पर बहुत विश्वास है। और जैसे मैं कह भी रही थी अभी कुछ देर पहले कि आई एम अ वेरी प्राउड सनातनी। तो अगर सनातन की सेवा करने का, और जैसे मेरी बेटी हमेशा कहती है यू आर वियर्डली पेट्रियोटिक, तो मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। तो अगर देश की सेवा करना, सनातन की सेवा करने का कोई अवसर जो भी मुझे मिलेगा, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी। और उसके लिए अभी फ़िलहाल इस देश में एक ही पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगी। क्या पार्टी से, उस पार्टी से आपको कोई ऑफर आया है अभी तक? नहीं, अभी मैंने कहा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो और ना अभी कोई ऐसी मेरी ज्वलंत इच्छा है कि मैं ऐसे कुछ करूं। अगर कभी हुआ तो डेफिनेटली वो पार्टी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू एम्बेसडर संगीता। आप सुन रहे थे एम्बेसडर संगीता बहादुर से उनकी किताब देवदासी और तमाम स्फेयर में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर हमारी बातचीत। आप देखते रहिए वन इंडिया। हमारे साथ ऐसी मनस्विनी महिलाओं के वार्तालाप की श्रृंखला जारी रहेगी। धन्यवाद।